अध्याय 9 भाग 2। इस अध्याय में दो विशेष प्रकार की विद्रधि जिन्हें मक्कल विद्रधि और अस्थि विद्रधि कहते हैं उनके विषय में चर्चा की जाएगी और इसके साथ साथ विद्रधि चिकित्सा के सिद्धांतों के बारे में बताया जाएगा। मक्कल विद्रधि उन स्त्रियों में होती है जिनमें गर्भ या तो स्राव हो जाता है या गर्भ संतान उत्पत्ति होने के पश्चात वो अपथ्य भोजन करते हैं और ऐसी स्त्रियों में इस वजह से दाह ज्वर उत्पन्न होता है और रक्तज विद्रधि लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह विद्रधि सामान्य स्त्रियों में भी हो सकती है। यदि उनमें अशुद्ध रक्त का स्राव न हो पाए बराबर तो उनको भी मक्कल नाम की विद्रधि उत्पन्न हो जाती है और यदि यह विद्रधि एक सप्ताह में शांत न हो तो पाक को प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा निदान अध्याय 9 में बताया गया है। स्त्री नाम प्रजातानाम तथा अहिते दाह ज्वर करो घोरा जायते रक्त विद्रधि अपि सम्यक प्रजातानाम अस्रक कायादि निसृतम रक्तजम विद्रधि कुर्यात् कुक्षो मंकल संगतम सप्ताह न उपशांतस्य ततो असो संप्रपच्यते। आधुनिक मत से यह व्याधि एंडोमेट्राइटिस कही जा सकती है। दूसरी विद्रधि जिसे अस्थि विद्रधि का नाम दिया गया है उसको आधुनिक मत से ऑस्टियोमाइलाइटिस की संज्ञा दी जा सकती है। इस विद्रधि का वर्णन करते समय उन्होंने बताया है अथ मज्ज परिपाको घोर समुपजायते सो अस्थि मांस निरोधेन द्वारम न लभते यदा। इसका तात्पर्य हुआ बड़े हुए दोष अस्थि मज्जा में पाक उत्पन्न कर देते हैं और इस पाक से फलस्वरूप जो पस या पुई की उत्पत्ति होती है वो चूंकि अस्थि से ढकी होती है, मांस से ढकी होती है, तो वो विद्रधि द्वार न मिलने के कारण, एग्जिट न होने के कारण पस बाहर नहीं निकलता है, जिसकी वजह से ततः सव्याधिना उस व्याधि के कारण तेन ज्वलनेन एव दह्यते मनुष्य को भीतर जैसे कोई जल रहा है, कहीं दाह हो रही है, ऐसी तकलीफ होती है। अस्थि मज्जोष्मणा तेने शीर्यते दह्यमानवत्। ये अस्थि मज्जा की जो उष्मा है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मनुष्य को वो मार सकती है। शीर्यते और विकार है शल्य भूतो अयम। यदि मनुष्य बच जाता है और पस जो भीतर है वो एक फॉरेन बॉडी की तरह शल्य भूतो अयम क्लेशेर आतुरम चिरम, ये बहुत दिनों तक मनुष्य को कष्ट देती रहती है, अर्थात यह क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में परिवर्तित हो जाती है। अस्थास्य कर्मणा व्याधि द्वारम तु लभते यदा। यदि मनुष्य के पुण्य हैं, कर्म अच्छे हैं और पस बाहर निकल जाता है, व्याधि द्वारम तु लभते तदा ततो मेधे प्रभम स्निग्धम शुक्लम शीतो अथो गुरु। तो उस द्वार से यदि द्वार बन जाता है तो मेद के समान चिकनी शुक्ल वर्ण की तथा शीतल और गुरु यानी भारी अस्थि को फाड़कर पस बाहर निकलता रहता है। विद्रधि के विशेषज्ञ इस विद्रधि को अस्थि विद्रधि के नाम से जानते हैं। विद्रधि शास्त्र कुशला सर्वदोष रुजावहम तथा यह विद्रधि तीनों दोषों से उत्पन्न होती है और अत्यंत दुखदायक यानी पीड़ा पेन बहुत ज्यादा उत्पन्न करती है। इसके पश्चात अंतर विद्रधि की साध्यता असाध्यता और प्रोग्नोसिस कह सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि मर्म स्थान पर होने वाली कोई भी विद्रधि आम अवस्था हो या पच्यमान अवस्था हो, सभी अवस्थाओं में वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारक होती है। उन्होंने कहा आमो वा यदि वा पक्को महान वा यदि वे तरह सर्वो मर्मोत्थितश्चापि विद्रधि कष्ट उच्यते। इसके पश्चात आचार्य ने बताया है कि नाभि से ऊपर होने वाली सभी विद्रधि पक्व होकर ऊपर के मार्ग से श्रुत होती हैं, निश्चार्ज करती हैं, तथा इसके अतिरिक्त जो विद्रधि हैं वो अधः मार्ग से डिस्चार्ज होती हैं, निःसृत होती हैं। आगे बताया उन्होंने कि जो व्यक्तियों की विद्रधि नीचे के मार्ग यानी पर रेक्टली कहना चाहिए निःसृत होती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, इनका पस बाहर निकल जाता है,
तो ऐसे मनुष्यों की प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी बताई गई है। था जो विद्यार्थी ऊपरी मार्गों से यानी मुख से अथवा श्वास मार्ग से डिस्चार्ज होती हैं उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने बताया है श्रुते ऊर्ध्वम न जीवती, अर्थात ऐसा मनुष्य जीवित रहने में संशय नहीं रहता है। हृदय और नाभि प्रदेश में पाने वाली विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छी नहीं बताई है, उनकी भी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। लेकिन ये विद्यार्थी यदि बाह्य अम्बलाइकस के थ्रू बाहर फूट जाती हैं, बाहर पस निकल जाता है इनका, तो कदाचित मनुष्य जीवित रह सकता है। इसके बारे में उन्होंने कहा हिरण्नाभि वस्ति वर्जया ये तेषु भिन्नेषु बाह्यता जीवेत कदाचित पुरुषो न तरेषु कदाचन, अर्थात ये मनुष्य जीवित रह सकता है यदि बाह्य मार्ग से वस्ती डिस्चार्ज होती है, बाकी अन्य मार्ग से यदि डिस्चार्ज होती है तो प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। इसके पश्चात आयुर्वेद में एक व्याधि गुल्म भी बताई गई है, जिस व्याधि के लक्षण विद्रधि से मिलते जुलते पाए जाते हैं। ये आवश्यक हो जाता है कि गुल्म और विद्रधि में भेद किया जाए। गुल्म वास्तव में एक झाड़ी नुमा छोटा सा वृक्ष जैसी रचना उत्पन्न होती है दोषों के कारण, और ये विशेष रूप से वायु प्रधान होता है और रुग्णों को उदर के अंदर वायु के गोला जैसा घूमता प्रतीत होता है, दर्द होता है और सभी लक्षण करीब करीब विद्रधि जैसे होते हैं। जबकि विद्रधि जो है वो जैसे पहले बताया वो रक्त और मांस का आश्रय लेकर उत्पन्न होती है। क्योंकि गुल्म का कोई आश्रय नहीं होता है, स्वयं दोषी इकट्ठे होकर लक्षण प्रकट करते हैं, इसलिए गुल्म में पाक नहीं होता है। जबकि विद्रधि जो कि रक्त और मांस के आश्रय से उत्पन्न होती है उसमें पाक होता है। इसलिए इन दोनों का भेद करते समय हमको ये बताना पड़ता है कि विद्रधि में पाक होता है और गुल्म में पाक नहीं होता है। विद्रधि की चिकित्सा के सिद्धांत बताए गए हैं। आचार्यों ने बताया कि विद्रधि यद्यपि 6 प्रकार की होती है, उसमें जो सर्वज तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाली विद्रधि होती है वह असाध्य होती है, जबकि शेष विद्रधि जो हैं वो चिकित्सा उनकी करने को बताया गया है। चिकित्सा के समय बताया यदि विद्रधि की आम और पच्यमान अवस्था है तो उसमें रक्त विस्रावण वो भी विशेषतः जलोपा के द्वारा करना चाहिए और पक्व अवस्था में भेदन चिकित्सा करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। उक्ता विद्रधे षडे तेष्व असाध्यस्तु सर्वजा शेषाम आमेषु कर्तव्याम त्वरित शोभवत क्रिया जलोकाद्य हरेद अस्तक पक्वम च पाट्य बुद्धिमान, अर्थात पक्व अवस्था को बुद्धिमान व्यक्ति इंसिजन और ड्रेनेज यानी भेदन चिकित्सा करने का विधान आयुर्वेद में बताया गया। पाटन के पश्चात जब पूय बाहर निकल जाए तो व्रण की शुद्धि करने के लिए आरगवद आदि कषाय से उस व्रण को शुद्धन करना चाहिए, इरिगेट करना चाहिए। और उसके पश्चात हरिद्रा, त्रिवृत, शक्तु, तिल और मधु से उत्पन्न हुई वर्ती या औषधि से व्रण का पूर्ण पैक करना चाहिए और पैक के पश्चात वहां पर बंधन करने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। उन्होंने बताया है आरगबद कषायेण पक्वम चा पाट्य धावये हरिद्रा त्रिवित शक्तु तिलैर्मधु समायुत पूरयित्वा व्रणम सम्यक बदनीयात कीर्तिता यथा। के पश्चात रोगी को खाने के लिए उन्होंने बताया है कि शीघ्रु मूल जले सिद्धम, अर्थात शीघ्री जो प्लांट है हमारा मोरंगा उसकी जड़ से सिद्ध हुआ जल ससिद्धितार्थकम ओदकम, अर्थात उसके जल से चावल तैयार किए जाने चाहिए और वो उसको देने चाहिए। या यव कोश कुलत्थानाम यूशर भुंजित मानवा, यव यानी जौ, कोल और कुल्थी के से तैयार हुआ जूस मनुष्य को पीने के लिए चाहिए। इसके पश्चात अंतर्गत जो विद्रधि होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया कि एक चिकित्सक को अंतर्विद्रधि को पक्वावस्था में आने से रोकना चाहिए। उसकी चिकित्सा पहले ही पच्यमान अथवा अपक्व अवस्था में ही करना चाहिए। यदि ऐसी विद्रधि पक्वावस्था में पहुंच जाती है तो उस मनुष्य की चिकित्सा डाउटफुल रहती है, अर्थात वो चिकित्सा फेल हो सकती है, मरीज सर्वाइव भी नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है
न उपगच्छेद पाकम प्रियते तथा भिषक पर्याय गते विद्रधौ तु सिद्ध अनेकांत की स्मृता। अगर ये पाक अवस्था में पहुंच गई तो उसकी सिद्धि मिलना जो है डाउटफुल है, ऐसा उन्होंने बताया। के पश्चात अस्थि विद्रधि, इसमें अस्थि मज्जा का पाक हो जाता है, उसकी चिकित्सा बताते समय आचार्यों ने बताया कि ये आसान नहीं है, इसको प्रत्याख्येय कह के चिकित्सा कहनी चाहिए, अर्थात भैया ये असाध्य चिकित्सा है। प्रत्याख्येय तू कुर्वीत मज्जा जाते तू, इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है। फिर भी उन्होंने बताया कि स्नेह स्वेदोपपन्नाना, उस स्थान का स्नेहन और स्वेदन करने के पश्चात कुर्याद रक्तावसेचनम, ब्लड लेटिंग करनी चाहिए। ये चिकित्सा बहुत अच्छी चिकित्सा कब है? आम और पच्यमान अवस्था में। विद्रधि युक्ताम क्रियाम कुर्यात पक्वे व अस्थितु भेदेत, यदि विद्रधि पक्वावस्था में पहुंच गई है तो भेदन करना चाहिए। अस्थितु भेदेत, अस्थि का भेदन करना चाहिए। यहाँ पर ऑस्टियोटोमी, बोन का इंसिजन दे के पस को बाहर निकालने का रेफरेंस सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छी तरह बताया गया है। जब बोन मैरो निकल जाए, पस निकल जाए वहां से, निशल्याम अतः विज्ञाय कर्तव्यम व्रण शोधनम, फिर उस व्रण का शोधन करना चाहिए। और शोधन के लिए धावये तिक्त कषायेण तम सर्पिस तथा हितम, और तिक्त द्रव्यों से तैयार किया हुआ घृत भी रोगी को खाने को देना चाहिए, या उसे जो खाने में डाइट देते हैं उसमें तिक्त घृत डालना चाहिए। तिक्त द्रव्यों में नीम, अड़ूसा, गिलोय इत्यादि जो कड़वे पदार्थ हैं उनसे तैयार किए हुए द्रव्यों से क्वाथ बनता है, और उन्हीं से सिद्ध हुआ घृत बनाने का विधान आयुर्वेद में बताया गया।